एक बार ना पहले रिवाइज करते हैं अभी तक क्या क्या पढ़ लिए। पहले अपन पढ़े एटीसी लिस्ट थी, 22 आइटम है सब, सबको मिला के 1,50,000 मिलता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 4-5 थे जो याद रखना है। याद याद है ना सर? एक LIC, एक रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, NPS, 5 ईयर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, कुछ कुछ याद रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बाकी ऐसा सभी पढ़ना है, बट ये 4-5 अच्छे से याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आते हैं। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ी थी। AT CCC क्या था? पढ़ना पड़ता है, नहीं तो सामूहिक चमत्कार हो जाएगा ऐसे। पेंशन फंड, ठीक है। AT CCD क्या था? पेंशन स्कीम, वेरी गुड, पेंशन स्कीम। अरे तो तू पढ़ना बे, इनका क्या पढ़ रहे थे तुम? पढ़ना पेंशन स्कीम, ठीक है। उसमें अपन ने ये बोला था सर 50,000 एडिशनल भी मिलता है, सेक्शन। वेरी गुड। AT CCD 1B याद रखना, मैंने आपको बोला था पूरी जगह पूरा इनकम टैक्स पढ़ लिए। मैं आपको एक लौती जगह बोल रहा हूँ जहाँ सब सेक्शन याद रखो, फंस जाओगे, बहुत बुरा फंस जाओगे, क्योंकि 115 BAC में किसका नहीं मिलता है? वेरी गुड। एम्प्लॉय का नहीं मिलता है, वन का नहीं मिलता है, एम्प्लॉयर का मिलता है सर। और एम्प्लॉयर में 1,50,000 की लिमिट नहीं है, एम्प्लॉय के लिए लिमिट है। याद आई कहानी? इसके बाद CCD से आगे बढ़े, CCE में पहुंचे थे, वो क्या बोलता है सर? CCC सब मिला के कितना हो जाएगा? 1,50,000, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और 50,000 का एडिशनल है, एम्प्लॉय में लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। याद है कल क्वेश्चन किए थे? देखा वो क्वेश्चन? देखा ना? हाँ, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जिसमें मैंने आपको ट्रीटमेंट सिखाया था। AT CCD में लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं। पहले 50,000 यूज करते हैं, उसके बाद बैलेंस में हम 10% चेक करते हैं। और ये बात याद रखना, ओवरऑल 150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 3 बातें। फिर और आगे बढ़े, फिर हम पहुंचे सर AT CCH। याद है वो किसके लिए था? अग्निपथ, अग्निवीर। याद है कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट? ना ना ना, 30%। 30% सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अपॉइंट होते हैं ये लोग। आर्मी हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। स्टेट गवर्नमेंट में पुलिस होती है सर, याद रखना। ये पुलिस वाले लोग स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, आर्मी हमेशा सेंट्रल के अंदर होती है। तो 30% कॉन्ट्रीब्यूट करते, इतना ही मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है, 30%। ये हम पढ़ते। इसके बाद हम और आगे बढ़े, फिर AT D में पहुंचे। याद है? याद आया? मेरी एज अगर 60 के नीचे तो 25, वेरी गुड। और 60 के अबव 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश में कर सकते हैं। सिर्फ प्रिवेंटिव कैश में कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते अपन कैश में, ठीक है। फिर हम और आगे कहानी बढ़ाए सर। क्या 5,000 ये 25 और 30,000 में इंक्लूडेड है कि अलग से? इंक्लूडेड है। क्या मेरा पेरेंट्स, मेरी वाइफ, बच्चे सबका मिला के? हाँ। क्या 5 ये जो बच्चे देखते हैं क्या वो डिपेंडेंट होना चाहिए? हाँ, याद रखना। LIC में डिपेंडेंट नहीं है, AT D में डिपेंडेंट है। LIC में मैंने आपको कभी नहीं सिखाया सर डिपेंडेंट बच्चा होना चाहिए, यहाँ पर डिपेंडेंट होना चाहिए। दोनों में बहुत अंतर है, एग्जाम में ले लेंगे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हम पढ़े थे, इसके क्वेश्चन करे थे, इसके आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है तो पूछो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। चालू करूँ नेक्स्ट सेक्शन? स्टार्ट करूँ? चलो। AT D, ध्यान दो, क्या हो गया? बंद कर दो ये पागल। अब देखो तो मैं वो बोल भी नहीं सकता, तू फैन बंद कर दे। अबे सालो, फैन बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे। हाँ, तो मैं भी तो तेरे साथ ही हूँ मैं। तू तो उतार ही ले शर्ट, उसको नहीं बोल सकता था, तेरे को तो बोल सकता हूँ। बंद कर दे, बंद कर दे, बंद। कोई बात नहीं, गर्मी में हम अच्छे से पढ़ते हैं, बंद कर दे। ठंडी में सुस्ती होती है, गर्मी में नहीं। चल तो रहा है। वो तो बेचारे जहाँ बैठे वहां तक तो पहुंचती भी नहीं है। हाँ, 1 मिनट, किसी को कुछ हुआ मैं एम्बुलेंस बुलाऊंगा, चिंता ना करो। चलो पढ़ो ना भाई। AT D, रिकॉर्डिंग की बैंड बजा देते हो। चलो AT D की बात है सर। AT D ये भी मेडिकल से रिलेटेड है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो मान लो दिशा बहुत परेशान कर रही है, मैं उसका हाथ पैर तोड़ दूं, क्या वो डिसेबल मानी जाएगी? क्यों?
डिसेबिलिटी शुरू से होनी चाहिए, और वो जो डिसेबिलिटी होती है उसका सर्टिफिकेट मिलता है। अभी तो वो अभी जो नेचुरल थोड़ी मैं तोड़ा हूँ भाई, वो नेचुरल कहाँ रहा, मैं तोड़ा हूँ। अगर जैसे नेचुरल डिसेबिलिटी आ जाए, जैसे मैं तेरे को एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कई आर्म फोर्सेस में जो फौजी होते हैं या कुछ लोग होते हैं, लोग ऑन ड्यूटी कई बार हाथ पैर को कुछ हो जाता है, आर्म्स काम नहीं करते, वो डिसेबिलिटी में आता है सर, वो आता है ना। खुद जाके ट्रक में घुस गए, वो डिसेबिलिटी में नहीं आएगा सर, वो कैसे डिसेबिलिटी होगी सर, आ रहा है समझ, बैठा दिमाग में। अच्छा, ये डिसेबिलिटी भी आप डिसाइड नहीं करते सर, डिसेबिलिटी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और इसका सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट देती है, और जो गवर्नमेंट देती है ना सर, वो डिपार्टमेंट बहुत घूस लेता है। आपको बताइए सर्टिफिकेट मिलने के लिए बहुत घूस मिलता है, बहुत। क्योंकि आप समझो, आप एक बार डिसेबल्ड हो तो आपको हर जगह रिजर्वेशन मिलेगी, हर जगह रिजर्वेशन मिलेगी। यूपीएससी की तैयारी में रिजर्वेशन है, चलो सीए में ऐसा कोई रिजर्वेशन वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, सीए में ऐसा कुछ नहीं रिजर्वेशन, बट यूपीएससी गवर्नमेंट जॉब्स वहाँ सब रिजर्वेशन होते हैं सर, तो ये सर्टिफिकेट मिलता है डिसेबिलिटी का, आ रहा है समझ। सर बाकी अपने सीए वालों में ऐसा कुछ काम का नहीं है सर, कोई डिसेबल हो या नॉर्मल हो, सबके लिए सब सेम है, सब सेम है। तो देखो सर, ये डिडक्शन किसको मिलती है, रेसिडेंट इंडिविजुअल या फिर रेसिडेंट एचयूएफ, तो नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलती। मैं आपको इसलिए फोकस से बोला क्योंकि अगर एक, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में मोस्ट फ्रीक्वेंटली आता है, एकदम अति में आता है, और मैं चाहूँ तो आपको प्रूव कर सकता हूँ, आप रेसिडेंशियल स्टेटस में भी देख लो, ये क्वेश्चन है। सर मान लो अगर मैं दुबई में भी एलआईसी लिया, मतलब दुबई में अपना इंश्योरेंस कराया, और वहां पर अगर मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ तो उसका भी मैं डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि वहां पर लिखा था वेदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। ऐसा कहाँ लिखा है, मैंने आपको एक बार भी बोला कि इंश्योरेंस इंडिया में लेना है, बोला ही नहीं। आप कहीं भी लो इंश्योरेंस, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस, बट ये याद रखना ये रेसिडेंट को ही मिलता है, अपन एलआईसी नॉन रेसिडेंट को भी देते हैं, ध्यान रखना। नहीं नहीं, बहुत गलतियां होती है इसमें, आपको अंदर से फील ही नहीं आएगा एग्जाम में कि अभी नॉन रेसिडेंट को एलआईसी का डिडक्शन क्यों दूंगा मैं, आपको लगेगा वाह नॉन रेसिडेंट है घंटा इंडियंस को देते हैं, ना ना, कुछ चीजें दिमाग में बैठानी पड़ती है, कई जगह रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट वर्ड का बहुत रिलेवेंस है, बहुत। आ रही है बात समझ, समझ आई मेरी बात है, ठीक। नेचर ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए सर, मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सेज ट्रेनिंग रिहेबिलिटेशन ऑफ अ डिपेंडेंट, डिपेंडेंट होना चाहिए एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, और या फिर अपन एलआईसी यूटीआई वगैरह को पेमेंट कर रहे हैं किस चीज से रिलेटेड, फॉर मेंटेनेंस ऑफ अ डिपेंडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक। अब इस सेक्शन की खास बात क्या है, मान लो कोई पर्सन डिसेबल्ड है, ठीक है, और उसकी डिसेबिलिटी के लिए मैंने 40,000 रुपये खर्चा किया, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a fixed reduction of 75,000 irrespective of the amount paid। मतलब अगर मैं 40,000 भी खर्चा करता हूँ तो सरकार बोलती है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको 75 देंगे। तो बोला इतना तो खर्चा ही नहीं हुआ है, सरकार बोली उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 75 ही डिडक्शन देंगे अगर कोई डिसेबल वाला है तो। और सीवियर डिसेबिलिटी रही जहाँ पर सर 80% और मोर उसकी बॉडी डिसेबल्ड है, तो फिर वहां पर 1,25,000 हो जाएगा। सर ये कैसे पता चलेगा, आपको एग्जाम में बताते हैं वो कि 80% या उससे ज्यादा डिसेबल्ड है, वो बताएंगे, नहीं बताए मैं क्या जाके चेक करूँगे, सर वो बताएंगे एग्जाम में, वो बताते हैं हमें, ठीक है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, वो हमें बताते हैं, बट हमें याद रखना है सर, वो बाढ़ में जाए कितना भी खर्चा करे, 1 रुपए खर्चा करे या 1 रुपए भी खर्चा ना करे तो भी मिलेगा डिडक्शन, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, याद रखना एग्जाम में 1 रुपए भी खर्चा नहीं करेगा तो भी डिडक्शन मिलता है, 75 या 125 का, डिपेंड, ठीक है। तो अब कभी जिंदगी में कोई क्वेश्चन में अगर ऐसे दिख जाए कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो कभी पता है आपको जिंदगी में सामने से नहीं बोलेंगे कि 80 डबल डी सोचो, आपको सोचना होगा, जहां डिसेबिलिटी वर्ड मिला तुरंत दिमाग में ये आना चाहिए सर, अरे यार 80 डबल डी की बातें हो रही है सर, डिसेबल्ड है मतलब, ये सोचना होगा। ये मे वालों के साथ दिक्कत क्यों हुई, यही दिक्कत है। मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, अगर ऐसे कनेक्ट करना नहीं सीखोगे ना वर्ड से तो आप फंसोगे। मेरे को तो याद है, मेरे तो क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है अरे यार डिसेबल्ड लिखा है मतलब 80 डबल डी सोचना है, आपको भी ऐसे ही दिमाग में दौड़ना चाहिए। इसीलिए तो बोलता हूँ एग्जाम से पहले टेक्स्ट कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज होना चाहिए, तब ये घुसता है दिमाग में, समझ आई बातें। अब डिपेंडेंट कौन, ये भी तो एक बात है। अगर मेरे केस में देखा जाए तो मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर, जो मेरे पे होली या मेनली डिपेंडेंट होना चाहिए सर, ठीक है। और हमने एटीयू क्लेम नहीं किया, एटीयू अलग सेक्शन अपन क्लेम करेंगे, पढ़ेंगे उसको बाद में। और एचयूएफ है तो एचयूएफ के मेंबर मुझ पर डिपेंडेंट होना चाहिए,
मतलब मेरी वाइफ, मेरा बच्चा मुझ पर डिपेंडेंट होना चाहिए। अरे समझ, क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? तो जैसे अमित सर की वाइफ मोनिका मैम, वो उन पे डिपेंडेंट नहीं है। शी इज एन इंडिपेंडेंट वुमेन, वो खुद अर्न करती है, वो नहीं आएगी यहाँ पर, चाह के भी नहीं आएगी डिपेंडेंसी में। और हम आ जाएगा, भी नहीं आ जाएंगे। डिपेंडेंसी देखा जाता है ना, तो डिपेंडेंसी 18 बिलो होती है पहली चीज, और दूसरा कोई पर्सन खुद अर्न कर रहा है तो वो डिपेंडेंट कैसे होगा? अभी आप लोग सब अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, सब। सब आप लोग सब अभी छोटे हो, सब डिपेंडेंट हो पेरेंट्स पे, तो डिपेंडेंसी में आ जाओगे सर। समझ आया? बेटा दिमाग में? कंडीशन स्कीम ना भी पढ़ो तो चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ता है सर, और ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कौन देता है? गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उसी के बेसिस में डिडक्शन मिलती है सर। ठीक है? कल के दिन जो डिपेंडेंट है उसकी डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद मान लो अगर कुछ पैसा मिलता है, तो सरकार बोलती है टैक्सेबल है। किसके हाथ में? जिसको मिला होगा। अभी जो डिसेबल था वो तो मर गया, वो तो ऊपर जा चुका है, जिसको मिला होगा उसके हाथ में टैक्सेबल है। ठीक है? आई बात समझ? पर एक खास बात है इसमें, 115 बीएससी में ये मिलेगा कि नहीं? अगर मैं 115 बीएससी ऑप्ट करता हूँ तो ये मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। नालायको, कल परसों से सिखा रहा हूँ, 80C से लेके 80U तक कुछ नहीं मिलेगा, जब तक किसी को मैं नहीं बोलता कि ये मिलेगा। तो मैं इसको बोला शुरू से कि ये मिलेगा नहीं मिलेगा, पूरा सेक्शन तो पढ़ा दिया, पहुंच तो गए एंड तक। कहाँ लिखा है मिलेगा नहीं मिलेगा? 80C से लेके 80U तक कुछ नहीं मिलता, एकदम सिंपल है। 80CCD 2 मिल जाता है, 80CCH 2 मिल जाता है, क्योंकि वो दोनों एम्प्लॉयर का होता है, बाकी कुछ नहीं मिलता। अभी एक और पढ़ेंगे अपन, 80JJAA, बस वो मिल जाता है। ये तीन ही सेक्शन मिलते हैं 115 बीएससी में, और कुछ नहीं मिलते। ठीक है? वो जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तब लिखवा दूंगा, अभी नहीं लिखवा रहा, एक साथ आखिरी में एक साथ लिखवाऊंगा, अभी बीच बीच में लिखवाना नहीं जमेगा। क्लियर हुआ सबको? अगर आप मरने से पहले जितना लमसम पैसा मिला है, अगर उसको कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हो, इन्वेस्ट मतलब एन्यूटी प्लान्स वगैरह में डाल देते हो, तो सरकार बोलती है उसके इसमें टैक्सेबिलिटी नहीं। मरने से पहले जो डिसेबल्ड पर्सन था, अगर उसको लमसम पैसा मिला और वो कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर टैक्सेबिलिटी नहीं है। आई बात समझ? अगला है 80DD। अब ये क्या है सर? ये मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड है सर। सर कौन सी चीज का मेडिकल ट्रीटमेंट? प्रिस्क्राइब डिजीज से। सर कौन सी प्रिस्क्राइब डिजीज? अरे गवर्नमेंट बताती है भाई, आप और मुझे कैसे पता होगा कौन सी प्रिस्क्राइब? लिस्ट है सर, कितनी याद कर लोगे? और इंटर के सिलेबस में भी नहीं है ना, फाइनल के सिलेबस में, कोई याद नहीं करता सर। हर कोई देखता है कि कौन सी प्रिस्क्राइब्ड है कि नहीं है, हमें चेक करना पड़ता है, ऐसे कोई याद नहीं कर सकता, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। किसको मिलता है सर? रेसिडेंट इंडिविजुअल एचएफ को मिलता है, याद रखना, नॉन रेसिडेंट को नहीं देते हैं। ठीक है? और अगर इंडिविजुअल है, तो मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, जो मुझ पर डिपेंडेंट होना चाहिए। आप एक बात देखो, हम जब से मेडिकल पढ़ने लगे डिपेंडेंट की बातें करने लगे, LIC में मैंने कभी डिपेंडेंसी की बात नहीं की है। बहुत गलतियाँ होंगी ये सब में, बहुत गलतियाँ। और HF में फैमिली मेंबर डिपेंडेंट होना चाहिए। डिडक्शन कितनी अलाउड है सर? कितना आपने खर्चा किया, और मैक्सिमम 40,000। तो मान लो मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट में, जैसे मेरा ही ले लो, मान लो 1 मिनट के लिए मान लो कि मेरा वो हुआ था, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, तो अपेंडिक्स के ऑपरेशन में 1 मिनट के लिए मान लो वो प्रिस्क्राइब डिजीज है, तो मेरे लिए खर्चा हुआ था 48,000, बट यहाँ लिखा है 40,000। तो सरकार बोली दोनों में विच एवर इज लोअर, लोअर मतलब 40 देगी सरकार, भले ही लगा 48 था, बट देगी सरकार कितना? 40। अच्छा, ये कहानी इतने तक नहीं रुकती है, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मान लो क्या बोलते हैं, 40 तक देने की बात हुई, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मान लो मैं किसी के अंदर एम्प्लॉयड हूँ, तो अगर मैं किसी के अंदर एम्प्लॉयड है, तो मेरा एम्प्लॉयर बोला अरे यार तेरा बहुत पैसा लग गया, रुक 20,000 रुपये मैं दे देता हूँ, तो एम्प्लॉयर ने मेरे को 20,000 रुपये दे दिया, तो उस केस में मेरे को डिडक्शन सिर्फ 20,000 की मिलेगी। सर क्यों? सर मेरे को 40 मिलना चाहिए था, बट 40 में से 20 तो मेरे को कहाँ से मिल गया? एम्प्लॉयर से, तो बचा हुआ कितना मिलेगा? 20। अब मान लो मेरा मेडिकल किया हुआ था, तो ये प्रिस्क्राइब जो डिजीज थी इसकी ट्रीटमेंट करने के लिए मेरे को मेडिकल कंपनी ने भी 10,000 रुपये दे दिया, तो सरकार बोली 10,000 और माइनस हो जाएगा, अब जो तेरे को मिलेगा वो सिर्फ 10 ही 1000 मिलेगा।
समझ आया? तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, अगर आपको इंश्योरेंस से कुछ पैसा मिल गया या एम्प्लॉयर से कुछ पैसा मिल गया तो वो इस लिमिट में से रिड्यूस हो जाता है। वापस रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको इंश्योरेंस से कुछ पैसा मिल गया या क्या बोलते हैं एम्प्लॉयर से पैसा मिल गया तो वो इस लिमिट से रिड्यूस हो जाता है। ये तो लिखा है। जगह समझ आया? क्लियर हुआ? बट ये 40,000 की लिमिट चेंज होती है सर। ये चेंज किसके लिए होती है पता है? सीनियर सिटीजन के लिए। सरकार ने बोला ना ना इनके लिए 40 की बात नहीं है सर, इनके लिए लिमिट 1 लाख है। अब देखो इन्होंने बताया सर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस, प्रिस्क्राइब डिजीजेस, इसका डिडक्शन आप तभी ले सकते हो सर जब आपने प्रिस्क्रिप्शंस लिया मेडिकल ट्रीटमेंट का। किसका? न्यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, जो भी होगा मेरे को नहीं पता, इतने सारे लॉजिस्टिक है कि अपने को पता क्या, आपने को तो एक ही समझ आ रहा है, न्यूरोलॉजिस्ट। वेरी गुड, बहुत तेजी से समझ आ रहा है। ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट एक पता है, बाकी मेरे को इतने सारे कौन कौन से लॉजिस्ट है मेरे को नहीं पता। ऑन्कोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये सब डिजीजेस का ट्रीटमेंट। चलो एक नालायक को बस क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 ऑफ मिस रोमा हु हैज अ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ 15 लाख। लो भाई ग्रॉस टोटल इनकम तो वो उसकी निकाल के दी है। उसके बाद आपको बोल रहे हैं सर डिडक्शन बताओ कितनी कितनी वो क्लेम कर सकते हैं। बताओ एलआईसी का सेक्शन बोलो। अबे बोला करो सालो, मेरे को मैं पास हो गया, मैं सीए बन गया, आधे लोग बोल ही नहीं रहे हो। सर एटीसी, सर पॉलिसी लिया है 1/1/2012 को और सम एश्योर्ड 1,50,000 है, कितना परसेंट मिलेगा? देखो जिंदगी में तीन ही तो परसेंट है, 10, 20, 50, उसके अलावा और कहाँ से लाएंगे बताओ कौन सा? पक्का? सर 1/4/2012 के पहले 20, 1/4/2012 के बाद 10, और वो 15 तो उनके लिए था, डिसेबिलिटी वालों के लिए था। ठीक है, तो इसका 10% सॉरी 20% ही मिलेगा अपन को। 20% कितना हुआ? 30,000। हाँ ये कौन था? 60। चालू हो जाए सेटअप लाइक 1,50,000 का 20% 30,000 आएगा सर। इसने भले 35,000 किया बट मिलेगा मैक्सिमम कितना? 30। क्लियर? अगला पीपीएफ बोलो, सेक्शन 80C, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टू भारतीय महिला बैंक। बोलो 80C, सब तो 80C में ही पढ़े हो सर। पेमेंट ऑफ एलआईसी पेंशन फंड, हाँ सब सी बोल लो गधो, ट्रिपल सी भी तो होता है जीवन में सालो। जो देख एक फ्लो में चलती है जिंदगी, भाड़ में जाए उसके बाद बीच में कुछ भी आ जाए। तो अगर आप एक बात नोटिस करो तो यहाँ पर आप 30,000 लियो, ठीक है, यहाँ 90, 30 + 90 कितना? 120, 120 + 20 कितना? 140। याद है ना हमारे पास ओवरऑल लिमिट है सर कितनी? 150। एटीसी की 150 लिमिट है ना सर। अच्छा, पेंशन फंड की अलग लिमिट है 1,50,000 की एटी ट्रिपल सी में, बट एटी सी सी, हाँ डी लिया साले, ई, एटी सी सी ई, ये बोला था कि एटी सी ट्रिपल सी और सीसीडी तीनों मिला के 1,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1,40,000 + 25,000 करूंगा तो 165 होगा, बट मुझे मिलेगा कितना मैक्सिमम? 50। आई मेरी बात समझ? नेक्स्ट, मेडिकल पॉलिसी टेकन फॉर सेल्फ वाइफ डिपेंडेंट बच्चा, प्रीमियम पेड। बोलो सेक्शन, एक ही जन बोलते हो बाकी लोग सोचते रहते हो भाई, बोला करो ना। 80D कितना मिलेगा? 25। जब तक एज कुछ ना बताए हम 25 लेंगे। अगर वो क्वेश्चन में बता देगा 50 सॉरी 60+ है तो हम 50 लेते हैं सर। ठीक है, अच्छा मान लो अगर यहाँ पर एज इनकी 60 होती तो कितना लेते? 50,000 लेते कि 30 लेते?
50 लेते 30 लेते, डिडक्शन कितने की लेते 30 की 50? हाँ 2 मरो सालो, खर्चा मैं 30 किया हूँ, दोगे 50। मैं 2 बार घुमा रहा है, मैं 2 बार पूछा इसीलिए कि कितने की डिडक्शन लेंगे करके। लिमिट मैक्सिमम 50 है, बट डिडक्शन की जब बात करोगे तो 30 मिलेगा ना भाई, उससे ज्यादा खर्च जो प्रीमियम ही नहीं पे किया उसका डिडक्शन कैसे मिलेगा। अगला, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर पेरेंट सीनियर सिटीजन, बोलो कितना? हाँ तो याद होगा। क्या दोनों को मिला के चेक करूं? क्या दोनों को मिला के चेक करूं? नहीं ना, कैसे कर रहे हो सालों, वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में देखे थे, ये कहाँ कहाँ मिला रहे हैं हम। स्टूडेंट एग्जाम में कुछ भी मिलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है 80E। मेरा क्वेश्चन, क्या बीकॉम हायर एजुकेशन है? अबे है ना सालो, बेइज्जती कर देते हो बे सालो, है ना। अबे 12th के बाद हायर एजुकेशन में बीकॉम सालो, अपन इज्जत नहीं करते, अपन सीएल लोग सीएम वाले लोग, भाई ग्रेजुएशन है रिक्शे वाले के लिए तो वो ग्रेजुएशन है भाई, थोड़ा इज्जत क्या करो सालो। कईयों को आज भी उसी के दम पे लड़कियां मिलती है, थोड़ा इज्जत क्या करो, ग्रेजुएशन है वो हायर एजुकेशन में आता है सालो। ठीक है, तो मान लो आप बीकॉम करने के लिए लोन लिए, ठीक है, चलो बीकॉम करने के लिए लोन लिए, अरे बस बस बस, नहीं नहीं ऐसे नहीं है, अच्छे कॉलेजेस है जहाँ पर बीकॉम की फीस बहुत होती है। श्री राम कॉलेज चले जाओ, राइस यूनिवर्सिटी चल जाओ, आईआईएम चल जाओ, कौन सी? अबे छपरी यूनिवर्सिटी नहीं बोल रहा हूँ, एम नहीं, अबे एमिटी निहायती बकवास है, यही बोल, यही की बोल रहे हैं क्या, रायपुर वाली? हाँ निहायती बकवास, छपरी टाइप का लोग तो रहते हैं। हाँ वो वहाँ का अच्छा है, यहाँ की एमिटी बकवास है, यहाँ का कैंपस बकवास, वहाँ का अच्छा है कैंपस, यहाँ का नहीं आई थी बकवास, आधे चमार टाइप के लोग हैं वहाँ पर। ठीक है, प्रोफेसर को भी वहाँ ढंग से पढ़ाना नहीं आता। हाँ वहाँ का क्या बोलते हैं ये, मेरी एक स्टूडेंट है जो अभी सीए निकली जस्ट, तो उसको एमिटी यूनिवर्सिटी से ऑफर आया था पढ़ाने का, तो बोली सर जाऊँ नहीं जाऊँ, मैं बोला मत जा मत जा मत जा मत जा मत जा मत जा। हाँ यही टैक्स पढ़ाने के लिए, तो तेरे को क्या लगता है कोई भी राह चलता पढ़ा देगा टैक्स? नहीं पढ़ा सकता। फिर वो राह चलता विवेकानंद में पढ़ाता है या दुर्गा कॉलेज में पढ़ाता है। ठीक है, तो उसको ऑफर आया था, मैं बोला मत जा, बेकार है, अपने आप को डिग्रेड क्यों कर रही है, डिग्रेड मत कर, पहली अपॉर्चुनिटी अपने लिए अच्छी रख, क्योंकि एक जो स्टार्टिंग तो सेट कर देगी ना अपना लेवल, फिर तेरे को उसी लेवल से नजरिए से देखा जाएगा। बट पैसे अच्छे मिल रहे थे, पैसे अच्छे मिल रहे थे, 50,000 कुछ मिल रहा था, और क्या बोलते हैं, बस जाना आना सब फ्री। बहुत दूर है एमिटी का कैंपस, पता है आपको, नया रायपुर में बहुत दूर किसी कोने में फेंका हुआ है यहाँ से, वहीं सबसे ज्यादा चरस गांजा मिलता है। अरे मजाक समझ रहे हो सही में, वहां पर सबसे ज्यादा मिलता है, वहां पर आपको आधे कपल्स नशेड़ी में सब ऐसे सब पड़े हुए मिलेंगे, तो देखो। ठीक, तो सर अगर आप हायर एजुकेशन के लिए लोन लो, ठीक है, अब तो ऐसा है कि आप सीए पढ़ने के लिए भी लोन ले सकते हो, देते नहीं है लोग, दे सकते हैं, इसकी फीस इतनी ज़्यादा होती नहीं है सर, इसकी फीस इतनी ज़्यादा नहीं होती, मैक्स टू मैक्स आप अच्छे से अच्छी जगह से भी कर लोगे ना तो 3-4 लाख में सीए नहीं पड़ जाएगा, आप एकदम अच्छी जगह भी चले जाओ तो भी 3-4 लाख में सीए नहीं पड़ जाता है, तो इसीलिए लोग लेते नहीं है लोन, बट चाहो तो इसके लिए भी लोन लिया जा सकता है। तो अगर आप लोन ले रहे हो हायर एजुकेशन में, इंटरेस्ट पे करोगे मिल जाएगा 100%, 100% इंटरेस्ट मिल जाएगा, बट इंटरेस्ट नॉट प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलता है। कितने साल? 8 साल। यार 8 साल बहुत होता है मेरे हिसाब से, कोई भी कोर्स 8 साल बहुत होता है, एक डॉक्टर लेवल का कोर्स है जो 8 साल जाता है, सीए में तो अनसर्टेनिटी, आप अपने बच्चे के बच्चे तक भी कर सकते हो, वो अलग चॉइस है आपकी, वो चॉइस अलग है, बट नॉर्मली 8 साल बहुत है। 8 साल में कोई भी आदमी अपना अर्निंग तो स्टार्ट कर ही लेगा सर, इतने में तो चालू कर ही लेगा सर, आ रही बात समझ? प्रीवियस ईयर से 7 असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर को छोड़ेंगे उसके बाद का पहला असेसमेंट ईयर और उसके बाद 7 साल, तो 8 साल होगा ना। प्रीवियस ईयर में तो आपने क्या बोलते हैं लोन लिया होगा, उसके बाद से क्लेम करना चालू करो ना। ठीक है, जितना आपने क्लेम किया है, ठीक, 100% आप क्लेम कर सकते हो, याद रखना सर आफ्टर 12th ना, निब्बा निब्बी लोगों को साइड करना।
और ये जो 12th इक्विवेलेंट स्कूल होते हैं इनको भी साइड करना, क्योंकि बॉम्बे में ये कल्चर आपको पता है कि नहीं सर, वहाँ 10th के बाद स्कूलिंग नहीं होती है सर, कॉलेज में शिफ्ट कर देते हैं, तो दैट इज एन इक्विवेलेंट। वहाँ के लोग उसको कॉलेज बोलते हैं। दो झापड़ मारना मुल्ला पे साले 12th में, चल चुपचाप पढ़ कोर्स दे, ठीक है। तो वो चीज़ें होती है सर, ठीक। चलो, डिडक्शन। मिस्टर रघु, मार्केटिंग मैनेजर ऑफ केयर लिमिटेड बेस्ड एट मुंबई, फर्निशेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर। इसकी बेसिक सैलरी दी हुई है, डीए दिया हुआ है, बोनस भी दिया हुआ है। कंट्रीब्यूशन टू ऑफ एम्प्लॉयर टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, याद है ये कहानी सीख के आए थे सर। कितना परसेंट अलाउड है? 12% एग्जेम्प्ट है, उससे ऊपर टैक्सेबल है सर। अब यहाँ पर डीए का कुछ बताया तो नहीं दिख रहा है मुझे, नीचे दिख रहा है क्या कुछ? नहीं, डीए के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो एज्यूम कर सकते हो डीए फॉर्मिंग पार्ट, क्योंकि यहाँ पर बेसिक प्लस डीए किया है इसने कंट्रीब्यूट, इसलिए एज्यूम कर सकते हो। बट अभी मेरे को इस वाले पार्ट से मेहनत नहीं कराना है, क्योंकि ये पार्ट हम सैलरी में बहुत सीख चुके हैं, मेरे को इधर नीचे मेहनत करानी है, डिडक्शन। चालू होते पहला, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय रघु, सेक्शन बोलो। बापरे, अमाउंट तो देखो पहले ही 1,60,000 है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हिज फैमिली, बोलो सेक्शन डी, बोलो करो। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन, बोलो मेरा कितना मिलेगा, पेरेंट्स का 50। मेडिकल एक्सपेंस ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर विद सीवियर डिसेबिलिटी, हाड़ में जाए ये कितना खर्चा किया है, कितना मिलेगा? ये भाई सीवियर डिसेबिलिटी है, सीवियर डिसेबिलिटी में 125 है, ठीक है। सेक्शन 80 डी, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एजुकेशन ऑफ ए सन स्टडिंग बीकॉम फुल टाइम, अच्छा बीकॉम भी फुल टाइम, ठीक है भाई। तो बताओ भाई 80E, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम हुम मिस्टर रघु इज द लीगल गार्डियन फॉर परस्यूइंग बीएससी फिजिक्स, ये कुछ होता होगा भाई बीएससी वगैरह फिजिक्स। अरे बीएससी तो वही है क्या जो नूतन सर की है, बीएससी एमएससी कुछ ऐसे मतलब। हाँ तो ये आएगा कि नहीं हायर एजुकेशन में? आएगा ना सर, बिल्कुल आएगा, 12th के बाद सब आएगा। तो मेरा क्वेश्चन टैली आएगा, स्किल बेस्ड कोर्स है वो नहीं आएगा। स्किल बेस्ड कोर्स कैसे आ जाएगा सर? टैली, टैली नहीं आएगा सर, ठीक है। तो ये भी आप क्लेम कर सकते हो 100%, कहाँ पर? 80E में। आ रही बात समझ, बैठा दिमाग में, ठीक है। अब बात एक खास ये होती है, इतना ही है ना, और क्या, यही तो था, इसमें कुछ खास नहीं है, सिंपल है। एक बार सेक्शन रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे सर। पहले क्या था, एटीसी क्या था? लिस्ट है सर, कितने 22 आइटम्स है सर, बहुत सारे। एटी ट्रिपल सी क्या था? देख के बोलो, मेरी शक्ल में कुछ नहीं लिखा है, पेंशन फंड। एटीसीसीडी क्या था? पेंशन स्कीम। फिर एटीडी क्या था? मेडिकल। फिर एटी डबल डी क्या था? डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी। फिर उसके बाद एटी डबल डी बी क्या था? मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब डिजीज, ठीक है। फिर एटी ई क्या था? हायर एजुकेशन। एक बार वापस रिवाइज करते, बैठाओ इसको दिमाग में, सेक्शन से याद होना चाहिए। देखो एक बात याद रख लो, ब्लड में बैठा लो, अगर डिडक्शन और टीडीएस के आपको सेक्शन से याद नहीं है, आपकी बैंड बच जाएगी एग्जाम में, मार्क्स ही नहीं देगा एग्जामिनर, मार्क्स ही नहीं देगा। आप समझो 80C में भी मेरे पास 1,50,000 की लिमिट है, और 80 ट्रिपल सी में भी 1,50,000 की लिमिट है। सालों मुझे कैसे पता चलेगा किस में डिडक्शन क्लेम कर रहे हो? तो आपको बताना होता है वहां सेक्शंस। चलो 80C क्या है? लिस्ट है सर, 22 आइटम्स है सर, ठीक है। 80 ट्रिपल सी, सीसीडी पेंशन स्कीम, एनपीएस भी याद रख सकते हो सर, ठीक है। फिर 80D हेल्थ मेडिकल एक ही होता है। 80 डबल डी डिसेबिलिटी। 80 DDB, 80 हायर एजुकेशन। अगला पढ़ते हैं 80 डबल ई,
प्रैक्टिकली ये सेक्शन बंद हो जाना चाहिए था, बट ये बंद नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं घर खरीद रहा हूँ, घर खरीदने से रिलेटेड लोन लूँ और उसका इंटरेस्ट पे करूँ, तो वो कहाँ क्लेम करता हूँ? IHP में। और प्रिंसिपल अमाउंट? सोच लो, प्रिंसिपल रिपेमेंट कहाँ क्लेम करता हूँ? ATC में। कैसे कर रहे हो, भूलो मत। ATC में प्रिंसिपल रिपेमेंट करता हूँ। आपको नहीं लगता रोटी कपड़ा मकान जरूरत की चीज है? तो मकान जरूरत की चीज है। एक बार बताओ, मैं घर खरीदने के लिए अब, अच्छा प्रॉपर्टी के रेट क्या मेरे कारण बढ़ते हैं? मेरी क्या गलती? प्रॉपर्टी का रेट तो इन्फ्लेशन के कारण बढ़ रहा है सर। अब प्रॉपर्टी महंगी हो रही है, तो महंगी हो रही है तो मुझे ज्यादा लोन लग रहा है, ज्यादा लोन लग रहा है तो मैं ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। तो सर आप तो मेरे को IHP में सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में मैक्सिमम 2 लाख का इंटरेस्ट देते हो, उससे ज्यादा तो देते नहीं हो आप मुझे। अब मेरा इंटरेस्ट अगर 2 लाख से ज्यादा हुआ साल भर का, तो दिक्कत, मैं इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर पाऊंगा। याद है ना? 2 लाख से ज्यादा हुआ तो क्लेम नहीं कर पाऊंगा। दिक्कत ये मैक्सिमम तो 2 ही लाख इंटरेस्ट क्लेम कर पाता हूँ, इसमें तो मेरा नुकसान है। सरकार ने सेक्शन निकाला 80EE। सरकार ने बोला ये हम किसी भी इंडिविजुअल को देंगे जो अपने घर के लिए लोन लिया हो, हम उसे इंटरेस्ट और देंगे 50,000, मैक्सिमम 50,000। इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब अगर मान लो मैं 2,30,000 का इंटरेस्ट पे करता हूँ, तो 2 लाख रुपीज क्लेम कर लूंगा IHP में, 30,000 क्लेम कर लूंगा 80EE में। पर कुछ कंडीशन है। आपका लोन सैंक्शन होना चाहिए 1/4/2016 से लेकर 31 मार्च 2017। मैं बोला जन्म बीत गई है। आप समझो, अगर मैं आज लोन लूंगा तो ये सेक्शन नहीं मिलेगा मुझे। ये तभी मिलता है जब मैं 16-17 के बीच में लोन लेता हूँ। तो जो उस टाइम लोन लिया होगा उसको फायदा है, अभी वालों को तो कोई मतलब नहीं है। बट ये सेक्शन इसलिए नहीं हटा रहे क्योंकि जो आदमी उस टाइम लोन ले लिया, अबे उसके लिए तो ये एप्लीकेबल है ना अभी, इसलिए नहीं हट रहा है। ठीक है, आपका लोन जो सैंक्शन हुआ है वो 35 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और घर 50 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और आपके पास एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए। जिस घर के लिए लोन लियो बस वही घर होना चाहिए सर। क्योंकि अगर आप 2 या 2 से ज्यादा घर रख रहे हो तो सर आप पैसे वाले हो। फिर आपको ये सेक्शन क्यों चाहिए? हमें ये सेक्शन का पर्पस क्या था सर? ताकि आपका बर्डन कम हो जाए, आपके ऊपर चीजें ठीक रहे। और अगर आप पहले ही पैसे वाले हो तो ये सेक्शन की जरूरत ही नहीं है सर। समझ आया? बैठा दिमाग में? कोई डबल डिडक्शन आपको देंगे नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते, मान लो 1,50,000 का इंटरेस्ट पे किए, तो आपने 1,50,000 IHP में क्लेम कर लिया और 50,000 यहाँ भी क्लेम कर लिया। सरकार बोली ऐसा नहीं होगा भाई, एक ही जगह क्लेम करेगा तू, एक अमाउंट को 2 जगह क्लेम नहीं कर सकता। आ रही बात समझ? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? प्रैक्टिकली वो सेक्शन अब बहुत पुराना हो गया, मतलब 16-17 में कोई लोन लिया होगा तो कहानी है। मोदी जी आए, मोदी जी ये वाला सेक्शन लेके आए सर, क्योंकि घर जरूरत है। अब मैं जरूरी थोड़ी कि यार 16-17 में ही लोन लूँ, भाई जरूरी थोड़ी कि 16-17, अब मैं क्या बैंक में जाके एंट्री तो नहीं मार सकता ना सर। तो मैं अगर 16-17 में लोन नहीं लिया तो मेरी तो गलती हो गई, मैंने तो पाप कर दिया। जो 16-17 में लोन लिया उसको 2,50,000 का बेनिफिट है, 2 लाख रुपीज IHP में क्लेम करेगा, 50,000 यहाँ क्लेम कर सकता है, मैक्सिमम 50 क्लेम कर सकता है, बट इससे कम होगा तो कम लेगा। बट जो अब ले रहे हैं घर वो, तो मोदी जी बोले ना ना उनके लिए भी है सेक्शन 80EE। ये उनको मिलता है जो 80EE क्लेम नहीं करते। अबे ऐसा मत करना कि सभी एक साथ ले लो, सरकार बोलेगी मेरे को घर ले जाओ, क्या दिक्कत है? तो इसीलिए सब एक साथ नहीं क्लेम कर सकते आप। अगर आप 80EE क्लेम कर रहे हो तो 80EE क्लेम नहीं कर सकते। आई मेरी बात समझ? ये भी घर से रिलेटेड है सर। आपने घर के लिए लोन लिया है, मैक्सिमम कितना मिलेगा? मैक्सिमम 1,50,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा, इससे कम हो सकता है सर। आ रही बात समझ? बट कुछ कंडीशन है। कंडीशन यहाँ पर भी है सर कि आपका घर जो है 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये लोन जो है 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में होना चाहिए। नहीं तो ये चले गया, बट 22 मतलब काफी टाइम तक था, ये 3 साल तक था लोगों को मौका। तो जिन लोगों ने ये 3 साल के बीच में लोन लिया होगा उसकी ऐश है,
जन्नत की जिंदगी है। 2 लाख रुपए IHP में क्लेम कर रहा है, 1,50,000 यहाँ क्लेम कर रहा है। 3.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट, अबे इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, EMI नहीं, इंटरेस्ट बहुत बड़ा होता है। 3.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बहुत बड़ा अमाउंट है। मतलब अगर आप 3.5 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना, मतलब आप समझ लो आप गारंटीड 1 आध 2 करोड़ के घर पे हो, नहीं तो हो ही नहीं सकता इतना इंटरेस्ट। इंटरेस्ट EMI तो ठीक है, इंटरेस्ट हाँ हाँ। मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है ना। आप समझो ये जो रमन इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है, इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 60 लाख है, पर खरीदे तो हम इसे 1.25 करोड़ में। स्टैम्प ड्यूटी मैं तो आपको बताया हूँ, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो हर जगह गवर्नमेंट का रेट होता है, कम ही होता है। मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा होती है सर। मार्केट में अपन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया डिसाइड करते हैं। अब जैसे ये टेगो नगर एरिया है, ये काफी पॉश एरिया है, अच्छा एरिया है, मतलब सेफ एरिया है, तो यहाँ रेट ज्यादा है। तो यही मौदा पर हमें चल रहा है रेट कम है सर। वो एरिया टू एरिया डिफर कर जाता है ना। तो इन्होंने इसलिए बोला भैया आप लोगों के रेट के हिसाब से लड़ेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जिसको बेचना होगा, जिसको लोन लेना होगा, वो आदमी तो बोल देगा मेरा घर 10 रुपए का है। ऐसा थोड़ी होगा सर। सरकार बोली ना ना, हम देखेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, उसके बेसिस में डिसाइड करेंगे सर। अगर 45 लाख से ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं है तो ही आपको ये सेक्शन मिलेगा, 45 लाख से ज्यादा तो नहीं मिलेगा। आ रही मेरी बात समझ? इस बार मई के MCQ में इसका क्वेश्चन है। MCQ इसका क्वेश्चन, प्यारा सेक्शन है यार, ये अच्छा सेक्शन है। और आपको पता है सबसे खतरनाक बात क्या है इस सेक्शंस की? आपको बाप जन्म में नहीं बोलेगा 80 सोचना है, 80 ये सोचना है। आपका दिमाग दौड़ना चाहिए, अरे बाप रे अगर ये लोन 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच में सैंक्शन हुआ है, अरे बाप रे बाप। अच्छा ये इस वर्ड पे खेल रहे हैं। आप समझते हो सैंक्शन और डिसबर्समेंट समझते हो? सैंक्शन मतलब बताओ किसी को पता है? डिसबर्स मतलब पैसा मिल जाना, और सैंक्शन मतलब बैंक ने बोला हाँ तेरे को लोन हाँ दे दिए, देंगे, अभी नहीं देंगे पैसा, पैसा बाद में मिलेगा, पर सैंक्शन कर दिए। ये बोले सैंक्शन देखा जाएगा। डिसबर्स हो सकता है तुरंत ना हो, आप समझो, डिसबर्स हो सकता है ना हो तुरंत। इनको सिर्फ सैंक्शन से मतलब है। कई बार डिसबर्समेंट में 6 महीना भी लग जाता है, पता है? मैं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम किया हूँ, बड़े बड़े लोन रहते हैं तो तुरंत नहीं मिलते हैं। 100-100 करोड़ के लोन के आपको एक दिन में मिल जाएगा, पागल हो क्या भाई? नहीं होता। डिसबर्समेंट में टाइम लगता है, 3 महीना 4 महीना, डिपेंड अपॉन द बैंक, डिपेंड अपॉन द बैंक। सैंक्शन हो जाते हैं जल्दी, डिसबर्समेंट में टाइम लगता है। तो ये बोले हमें तो सैंक्शन से मतलब है, हम सैंक्शन की डेट देखते हैं। सैंक्शन लेटर मिलता है लोन का, तो वो सैंक्शन की डेट देखते हैं, उसके बेसिस में डिसाइड करते हैं। समझ आ रहा है? बेटा दिमाग में। सबसे खास बात पता है, पूरे मैं आपको चैलेंज करता हूँ, डिडक्शन दुनिया में सबसे इजी चैप्टर है, पर दुनिया में सबसे ज्यादा बवाल ये मचा के रखा है। कारण क्यों है? आपको पता ही नहीं चलता कि डिडक्शन सोचना था वहां पर। अभी जो क्वेश्चन आया है MCQ का May 25 में, सर दिक्कत यही हुई, अरे बच्चों को ये समझ ही नहीं आया कि ये वाला सोचना था, यही नहीं क्लिक किया सोचना था। पहला क्वेश्चन है MCQ सीरीज का। मैं आपको बताता हूँ, अमाउंट भी याद है, मैं तो सॉल्व कराया था। अमाउंट 4,40,000 का इंटरेस्ट पे किया था उसने, और प्रॉपर्टी लेट आउट थी। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को फिगर याद है। 1,26,000 का उसका इनकम आया था HP का, 30% NEV माइनस करने के बाद, याद है ना? 30% स्टैंडर्ड एक्शन माइनस करने के बाद 1,26,000 आया था। और उसने बोला था सर कि उसने इंटरेस्ट 4,40,000 का पे किया। लेट आउट प्रॉपर्टी थी। प्रैक्टिकली चाहे तो पूरा क्लेम कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, पर अगर मैं पूरा करता हूं तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल गवार और बेवकूफ हूं। माइनस करो, ये कितना आ रहा है? माइनस तो करके बताओ मेरे को। 4,40,000 माइनस 1,26,000, 3,14,000 आ रहा है, आसपास आ रहा होगा, यही आ रहा होगा। 3,14,000 आ रहा है। अब आप समझो सीरियसली मैं बेवकूफ हूं, क्योंकि मेरे को तो मैक्सिमम लॉस कितना मिलेगा? 2 लाख। अरे IHP में मैक्सिमम लॉस कितना मिलता है? 2 लाख। तो मैं बेवकूफ टाइप से ज्यादा इंटरेस्ट क्लेम कर दिया। उस क्वेश्चन में एक लाइन दी थी कि यस परचेज द लोन वाज सैंक्शनड ऑन, क्या तो लिखा था, डेट याद नहीं है मेरे को, ये इसी डेट के बीच में लिखा था 31, मतलब 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच की डेट थी। एंड वाज लोन फॉर सैंक्शन फॉर 42 लाख। ये हिंट कर रहा था वो क्वेश्चन में, अबे कि मैं 42 लाख दे रहा हूं, तू सोच 80। नहीं सोचे स्टूडेंट, ठीक ही नहीं किया कि सर 80 EEA सोचना था, लोग भकाक से माइनस किए।
अब आप इसको माइनस कर दोगे तो मैक्सिमम लॉस कितना क्लेम करोगे? 2 लाख। चलो मैं आपको मौका दिया, मेरे को बताओ कितना इंटरेस्ट क्लेम करूँ, आईएचपी में कितना क्लेम करूँ? ये तो गलत है। चलो, इंटरेस्ट की अमाउंट आपके सामने है, ये एनएवी के बाद है, ये 30% माइनस करने के बाद है। मेरे को बताओ इसमें से इंटरेस्ट कितना क्लेम करूँ? सोच लो। ये वाले स्टूडेंट वहां बैठ के आप लोग अभी सोच रहे हो, ये वहां पर क्वेश्चन क्या बोला समझ आया? आप मुझे बताओ मैं कहाँ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास दोनों सेक्शन 80 80 है मेरे पास, आईएचपी भी। आप मुझे बताओ प्रॉपर्टी लेट आउट है, लेट आउट है तो मैं जितना चाहे इंटरेस्ट क्लेम कर सकता हूँ, वो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट थी सर इंटरेस्ट की, लेट आउट में मैंने जिंदगी में आपको कभी कोई लिमिट नहीं पढ़ाई। बताओ बताओ। चलो एक भाई बोल रहे हैं कि तो पूरा 90,000। एक सेकंड ये करके ऑप्शन लिख लेते हैं, क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन से पहला है, ये बोल रहा है आईएचपी में सर आप 2,90,000 क्लेम कर लो, और इधर 1,50,000 ATEEA में। ठीक, और कोई? लगाओ सर, दिमाग लगाओ, ये आपको वहां पर लगाना है। हाँ, 3,20,000 आईएचपी में एक पीस, ठीक है। और कोई? आप सोच सकते हो सर, आंसर कोई गलत नहीं होने वाले, बट आंसर इनअप्रोप्रिएट होने वाले हैं। आंसर गलत कोई नहीं है, मोस्ट सुटेबल आंसर नहीं है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। सोचो सोचो सोचो। बताओ और कोई? जब 2,90,000 वहां ले लिया तो बचा बैलेंस। बताओ बताओ, कोई और है? एक आंसर, एक बचा हुआ है, चौथा नन ऑफ दिस, चौथा। पर एक तो बताओ और है। 2 लाख तक तो लॉस ले सकते आईएचपी में, 2 लाख का लॉस ले ले मेरे को कोई, बट उससे ज्यादा लॉस नहीं लूंगा। बताओ बताओ। और यही वो फटी होती है, पहली बार एमसीक्यू वाला पार्ट आ गया, आज तक एमसीक्यू वाला नहीं होता होता था, ये वाला है। अभी क्या करोगे इसमें, कैसे सॉल्व करोगे भाई? 2 पार्ट करने में सॉल्व क्या करना होता है, कैसे सोचें क्या करें? नहीं आ रहे तो मैं बताऊं? अरे नालायक को बताओ, मैं बताऊं? चलो, अब पूरा ध्यान मेरे तरफ देंगे सर। मैं होता तो सर मैं तो थर्ड ऑप्शन ऑप्ट करता, और थर्ड ऑप्शन ये बोलता है सर कि आईएचपी में मैं 3,26,000 क्लेम करता, और बचा हुआ कितना बैलेंस बचा है, 1,14,000 ना शायद, 1,14,000 डिडक्शन में लेके जाता। सर ऐसा क्यों? सर प्रैक्टिकली अगर मैं 3,26,000 यहाँ क्लेम कर लेता तो मेरे पास लॉस कितना बचता? 2 लाख, और मैं 2 लाख तक का लॉस तो क्लेम कर सकता हूँ ना आईएचपी में। अब इन नालायकों में 2 लाख तक का जब आईएचपी में लॉस क्लेम कर सकता हूँ, तो मैं अदर हेड से भी तो एडजस्ट कर सकता हूँ ना इस लॉस को। तो आप मेरा लॉस कम क्यों करवा रहे हो? लॉस ज्यादा रखो ना, मैं दूसरे हेड से एडजस्ट करूंगा। ऐसा कहाँ लिखा है कि आईएचपी का लॉस दूसरे से एडजस्ट नहीं होता? वो तो कैपिटल गेन में भी जाके एडजस्ट हो जाता है।
तो क्यों ना रखूं मैं ज्यादा लॉस? यही गड़बड़ हुई थी और उस क्वेश्चन में उन्होंने पीजीवीपी की इनकम दी थी 6 लाख रुपए। यहां पर स्टूडेंट मार खा गए, क्योंकि जो स्टूडेंट ने क्या किया, मान लो अगर ये ऑप्शन सिलेक्ट किया या मान लो इधर ये सिलेक्ट किया, तो ऑब्वियस है उसने आईएचपी का लॉस कम कर दिया, और आईएचपी का जब लॉस कम किया तो आपने पीजीपी की इनकम से कम एडजस्ट किया। आपका आंसर आएगा, टोटल इनकम आएगा। मैं कब बोल रहा हूं टोटल इनकम नहीं आएगा? टोटल इनकम आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम गलत आएगा। टोटल इनकम तो आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम गलत आएगा, क्योंकि आपने आईएचपी में गलत ले लिया। ये था इसीलिए फटी में वाले स्टूडेंट्स की, क्योंकि ये सोचने वाला पॉइंट था। ये दुनिया का कोई रटा पिटा ज्ञान नहीं है सर। मैं आप कहीं भी बुक उठा के देख लो, पूरे बुक में ऐसा कोई रटा पिटा ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ये आपका थॉट प्रोसेस है, आपको समझ आना चाहिए कि सर मैं आईएचपी में ज्यादा लॉस ले लेता हूं, क्योंकि आईएचपी का लॉस तो मैं दूसरे एड से एडजस्ट कर पाऊंगा सर। अरे डिडक्शन तो मेरे पास 150 है ना, कम भी ले लूंगा तो क्या पाप कर लूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है डिडक्शन से। पर सर अगर लॉस कम हो गया तो मैं दूसरे से कम एडजस्ट कर पाऊंगा, तो मेरा ही नुकसान है ना। ये इंस्टीट्यूट ने सोचने में मजबूर कर दिया था स्टूडेंट को। टफ नहीं है क्वेश्चन, क्या टफ था बताओ? मैं ऐसा क्या रॉकेट साइंस कर दिया? कुछ करा नहीं मैं रॉकेट साइंस, पर बात ये सोचा कौन, मेरे को क्या पता कितने सोच पाए, ये वो बात थी ना सर। मैं जब इसका आंसर डाला था यूट्यूब में, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज किए, सर ऐसा थोड़ी कि हम ये भी कर सकते हैं, मैं ये भी कर सकता हूँ। मैं बोला तुम मेरे को एक बात बता, कर तो सब सकते हैं, मैं कब मना कर रहा हूँ? पर मेरे को एक बात बता, जब मैं ज्यादा लॉस ले सकता हूँ तो मैं क्या बेवकूफ हूँ कम लॉस लूँ? मेरे पास दिख रहा है, मेरे पास अदर इनकम है, जब मेरे को दिख रहा है मेरी पीजीपी की 6 लाख की इनकम है, तो क्यों ना एडजस्ट करूँ मैं 2 लाख को? ऐसा तो नहीं है पीजीपी की इनकम से एडजस्ट नहीं होता सर एचपी का लॉस। हमारी बात समझ, आपका टोटल इनकम आएगा सर, आंसर टोटल इनकम आएगा। उसमें 3 एमसीक्यू थे, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम और एक और कुछ था शायद, फर्स्ट वाला याद नहीं मेरे को, कुछ ऐसे ही कुछ था सर। टोटल इनकम सबका सही है, किसी का गलत नहीं है, ग्रॉस टोटल इनकम में सब मार खा गए। क्योंकि टोटल इनकम तो सर आप अगर देखो तो माइनस कर रहा हूं मैं, माइनस तो मैं पूरा ही कर रहा हूँ भाई, चाहे उधर ले इधर ले, माइनस तो मैं पूरा ही कर रहा हूँ। बट बात वही है ना, समझ आया? इसलिए मैं बोला हाल बात यही है डिडक्शन की। वो कभी बाप जन्म में नहीं बोलता है कि सर डिडक्शन लो, आपको समझना होता है, लेना है हमें। इसीलिए तो डिडक्शन और टीडीएस से लोगों की फटती क्यों है? क्योंकि ये बताते ही नहीं है लेना है। जैसे बाकी सब ना मेरे को देख के समझ आता है, कैपिटल गेन देख के समझ आता है निकालना है, सब चीज देख के समझ, ये नहीं बताते कभी, हमें समझना पड़ता है। उस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही लाइन तो दिया था कि ये घर इस डेट को परचेज किया गया है और इसका सर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 42 लाख है। अब आप समझो हमारी किस लेवल पे इनकम टैक्स में मास्टरी और कमांड होनी चाहिए कि आपको ये तक याद आए कि साला 42 दिया, मतलब कुछ तो इसका रिलेवेंस होगा, नहीं तो दिया क्यों है? क्या कारण है इसका? फालतू टाइम पास है तो बेवकूफ नहीं है 42 जबरदस्ती देगा। और 42, चलो 42 लाख अगर घर की वैल्यू देता तो मेरे ख्याल से चल कैपिटल गेन की बात होती, तो कैपिटल गेन तो दिख नहीं रहा, बेचा ही नहीं है, तो 42 क्यों दिया वो मेरे को? ये सब सोचना पड़ता है, और ये सोचने के लिए आपका इनकम टैक्स और जीएसटी में कमांड होना चाहिए, और कमांड के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ मेहनत, बहुत मेहनत। एकदम ट्रू फैक्ट है। कोई बोलता है ना इनकम टैक्स एक बार में हो जाएगा, घंटा, किसी का बाप पास नहीं हो सकता एक बार में पढ़ के, नहीं होता, क्लिक ही नहीं करेगा। ये क्लिक करने के लिए आपका दिमाग डाइवर्सिफाइड सोचना चाहिए। अरे समझ, मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली, मैं एमसीक्यू सीरीज का आंसर डाला था इनकम टैक्स का, एग्जाम हुआ था, एग्जाम के आधे घंटे बाद मेरे को पेपर मिला, उसके आधे घंटे में मैं आंसर डाल दिया था, जबकि पूरी दुनिया बोल रही है एमसीक्यू टफ था, सिर्फ इसलिए टफ था। कौन कितना रिलेट किया मेरे को ये बताओ, कौन कितना रिलेट करके दौड़ा? जो रिलेट करके दौड़ा वो बोला अरे सर आराम से बन गया, कुछ नहीं बस है हम। और जो रिलेट नहीं किया, अरे यार सर क्या पूछ रहा था, समझ ही नहीं आ रहा है। और इतने हरामी इन लोग जो एमसीक्यू के ऑप्शन बनाए थे, ये सब कॉम्बिनेशन के ऑप्शन बनाए थे, मना साले। तू लगा कॉम्बिनेशन एक ना एक में तो फिट हो जाएगा। और एक बात समझो, हम गलत भी करें पर अगर एक ऑप्शन दिख जाए हमारा, तो हमारे अंदर खुशी हो जाती है, यही सही है क्योंकि दिख गया है। फिर थोड़ी देर बाद सेल्फ डाउट आता है, साला ये तो नहीं हो सकता बे, एक बार में मैं कैसे निकाल लिया आंसर। ये आता है सबके मन में आता है। तो इसीलिए इनकम टैक्स यू नीड अ प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, एकदम ट्रू फैक्ट है सर, ट्रू फैक्ट। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो मिस्टर ए परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन एट अ कॉस्ट ऑफ 45 लाख ऑन 1/6/2021। ये कितने में खरीदा, मेरे को इससे कोई मतलब होता है? हाड़ में जाए, मेरे को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से मतलब है। तू खरीदना 100 करोड़ में खरीद, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बता मेरे को तो उससे ही मतलब है।
इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही टुक अ हाउसिंग लोन ऑफ 40 लाख। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है सर, अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर ये तो 40 लाख का ही लोन लिया, चलो मान लो अगर ये 50 लाख का लोन लेता तो आप 80 डबल ये देते कि नहीं? हाँ स्टैम्प ड्यूटी 40 लाख है बट लोन 50 लाख का है सर, लोन 50 का है, ये देते। अबे मैं कब बोला लोन का कुछ? आपको अभी मजाक लग रहा है क्योंकि अभी आप मेरे से डिडक्शन पढ़ रहे हो, पर आप समझो सर इससे ऊपर वाले सेक्शन में लिखा हुआ है कि लोन आपका 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पढ़ो ऊपर वाले में लिखा हुआ है। अभी तो अपन साथ साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, जिस दिन आखिरी दिन आप बैठ के पढ़ते हो ना तब मेरे को बताना सर, समझ आ रहा है सर? इसीलिए इनकम टैक्स में छोटी छोटी बातें ध्यान रखने की बहुत होती है, जीएसटी में नहीं होती इतनी छोटी बातें ध्यान रखने की। जीएसटी से बहुत सिंप्लीफाइड है, हाँ ये ऐसा है। इनकम टैक्स बोलता है जो जैसा है वो वैसा नहीं है, और जो नहीं है वो जरूर है। अरे समझ बेटा दिमाग में ये कहानियां है। चलो तो देखो ये तो सिंपल है सर, द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज 45 लाख, कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो कितने का लोन लिया है सर ये? 40 लाख। 40 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 4 लाख। ठीक है, तो 4 लाख का इंटरेस्ट है, हम 2 लाख रुपीज कहाँ क्लेम करेंगे? IHP। और बचा हुआ बैलेंस 80 ए में क्लेम करेंगे सर, और 50,000 तो बच गया लॉस। लॉस आई बात समझ? क्लियर हुआ सबको? समझ आया सबको? अगला आप लोग को तो समझाया था मैं कितना कि इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लो ले लो ले लो, माने नहीं मेरी बात, जाओ भाड़ में जाओ साल। इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते, अबे साले कार की बात कर रहा हूं मैं। नालायक। चलो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात है सर, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप परचेस करते 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2023 तक, और अगर आप इंटरेस्ट पे करते तो मैक्सिमम इंटरेस्ट 1,50,000 मिल जाता, मैक्सिमम से कम मिल सकता है। बट कितना अच्छा है, सोचो कोई अगर गाड़ी लिया होगा 2020 22 23 तक गाड़ी लिया होगा, तो मान लो जैसे नेक्सॉन ही ज़्यादा चलती थी ईवी में, तो अभी तो बहुत सारी है, अब तो बहुत सारी है, उस टाइम नेक्सॉन बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो किसी ने 17 18 19 लाख की नेक्सॉन लिया होगा, तो कितना मजा है सोचो। सोचो कितने मजे हैं नेक्सॉन लेने के। देखो एकदम सिंपल सी बात, पहले मैं नेक्सॉन खरीदा, लोन लिया हूँगा, लोन लिया हूँगा उसका इंटरेस्ट यहाँ क्लेम करूँगा, नेक्सॉन की वैल्यू लूँगा, उसका डेप्रिसिएशन पीजीपी में क्लेम करूँगा, हर एंगल से मेरा फायदा है, कहीं नुकसान नहीं। ये 1,50,000 तो बोनस था, बोनस। जितने लोग स्मार्ट थे बहुत लोग खरीदे गाड़ी, ये भी बहुत। अब खरीदने का सहन नहीं है, अब कोई मतलब ही नहीं, अब मिलेगा ही नहीं है सेक्शन, अब नहीं मिलेगा, तो फिर मैं क्या करूँ अब क्या करूँ मैं? नहीं, डैम स्मार्ट, लेट्स बी डैम स्मार्ट। इस गाड़ी को मैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए बता देता हूँ, और बिजनेस पर्पस के लिए बताऊंगा तो बिजनेस पर्पस के लिए लोन है, फिर इंटरेस्ट क्लेम कर लूंगा। इतना बेवकूफ थोड़ी कुछ साले, गाड़ी तो लेके रहूंगा, खर्चा तो क्लेम कर कर ही रहेंगे। आ रहा है समझ? अमित सर भी क्लेम कर रहे हैं, बिजनेस पर्पस अरम इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो अमित सर को बोल सकते हो कि आज वो तुम लोग को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, चलो वैसे वो लोन पे नहीं लिए बट लेते तो मैं बता रहा हूँ। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होती है पढ़ लो, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा साहब, क्योंकि मैं ये सब नहीं पढ़ाऊंगा जो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सालों मैं सीए हूँ, साइंस थोड़ी पढ़ाता हूँ मैं। क्या होता है मुझे भी नहीं पता भाई, ये मेरे को क्या पता हुआ। अपन को एक ही चीज समझता है, करंट, उंगली डाल के देख लो। ये सब नहीं पता, काइनेटिक और इलेक्ट्रिक एनर्जी, अपन साइंस वाइंस नहीं पढ़े सर। हाँ हाँ, नूतन सर बता सकते हो, नूतन सर बता सकते हैं। चलो 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 चलो, ठीक है, तो ये आप बैंक वगैरह एनबीएफसी से लोन ले सकते हो। चलो 80EE देखते हैं। एक्स एन इंडिविजुअल टेक्स अ लोन ऑफ 25 लाख ऑन 10th April 2022 फ्रॉम एसबीआई फॉर परचेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक कार, कार विल बी डिलीवर्ड। अच्छा ये याद रखना, इसमें भी कहाँ कहानी गई, यहाँ पर भी लोन सैंक्शन है ना, डिसबर्स कभी भी हो सकता है, सैंक्शन पहले। तो सोचो 31 मार्च तक, आप समझ आए 31 मार्च तक कितना रिलेवेंस होता है 31 मार्च का? तो रिलेवेंस होता है,
कार विल बी डिलीवर्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। इंटरेस्ट लाइबिलिटी इज 2,10,000, मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हैं 150। डिटरमाइन द टोटल इनकम इफ द एनुअल सैलरी दिया हुआ है, ही हैज मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,50,000 इन पीपीएफ, सेक्शन बोलो एटीसी। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, अच्छा मान लो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का अगर मैं क्रॉस चेक से दूंगा तो कैश है, क्रॉस चेक याद रखना, क्रॉस चेक कैश होता है। आया एग्जाम में क्रॉस चेक कैश होता है सर, आई बात समझ। नेक्स्ट 80G, जी मतलब ग्रांट और डोनेशन, जी मतलब ग्रांट और डोनेशन। एक बार अभी तक जितने सेक्शन पढ़े रिवाइज करते। 80C क्या था, लिस्ट। ट्रिपल सी, CCD, डी, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रीटमेंट नहीं बहना, ठीक है। फिर डबल डी बी, हाँ सालो डबल डी, सीक्वेंस में ही पूछूं हमेशा, मैं हमेशा सीक्वेंस ही चलेगा सालो। डबल डी बी बोला था मैंने, मेडिकल एक्सपेंस है वो, ठीक है, ऑफ मेडिकल एक्सपेंस और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब डिजीज था वो। डिसेबिलिटी तो 80 डबल डी है, अब ना लायक सीक्वेंस में ही चलूं। 80 डबल ई, हाँ बस वही। बोलो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 50,000 वाला, ठीक है। 80 है 1,50,000 वाला, ई बी इलेक्ट्रिक व्हीकल 1,50,000। अब रहेगा दिमाग में, आगे बढ़ू, ठीक है। अगला है 80G, डोनेशंस। सर किसको डोनेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने बताया बहुत सारी लिस्ट है सर। अच्छा 115 BSc में मिलेगा क्या, 80E डबल ई डबल ए बी, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सोचो झंड जिंदगी अगर 115 BSc लिए तो, सॉरी कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजी है, कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजी है। 115 BSc में कुछ मिलता ही नहीं है तो सोचना ही क्यों है। अच्छा पता है कई कई सारे स्टूडेंट क्या किए पता है एग्जाम में, वो इंटरेस्ट वाला सोचना था, ये 80 ये वगैरह सोचना था, डीम्ड हम मान रहे हैं 115 BSc मतलब पूरे क्वेश्चन की माँ बहन, क्वेश्चन ही खत्म भाई। वो लिखा है ये इज बीन शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब वो खुद सामने से बता रहा है भाई मैं नॉर्मल भाड़ में जा, तेरे को क्या लगता है बगाया से, हमें आता नहीं है बे, तू डिफॉल्ट में ही है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी किए, ऐसा नहीं करना होता है सर, ठीक है। यहाँ पर एलिजिबल एसएससी कौन है सर, इंडिविजुअल, एचएएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल पर्सन, ये सब आ जाते हैं सर। इसके बाद कहानी देखो, डोनेशन इन काइंड नॉट एलिजिबल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आप किसी को डोनेट करते हो काइंड में नहीं होना चाहिए, तो कैसे होगा फिर, कैश में 2,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन ट्रांसफर करो, ऑनलाइन ट्रांसफर करो, ठीक है। 2,000 तक कर सकते हो ना कैश। अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितनी मिलेगी सर, अब यहाँ पर सर कहानी होती है, बड़ी लंबी कहानी है, इसका मैं अभी आपको चार्ट बनवाऊंगा, ठीक है। काम करो बनाते हैं अपन, पहले इसका चार्ट बनाते हैं, ये कहीं भी बना लो, कौन सी कॉपी का एक पेज फाड़ के बना लो, में क्या रखा है। 80G के दो पार्ट, 80G दो पार्ट, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट और यहाँ विद क्वालिफाइंग लिमिट, यहाँ विद क्वालिफाइंग लिमिट। विदाउट के अंदर दो कैटेगरी है सर, 100% एंड 50%।
सर विथ के अंदर भी दो कैटेगरी है सर, 100%, 50%। कर रहे कर दे, तो वैसे भी जरूरत नहीं है। सब हो गया, चार्जिंग बंद मत कर। पता चला पूरे फ्लो में चार्जिंग भी बंद कर दी मैंने। लिखो तो बताना फिर, एक विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट और एक विद क्वालिफाइंग लिमिट। सर क्या होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा सर, अभी आप सिर्फ लिखेंगे ATG। आज सैलरी हो गया ना, अगला टेस्ट तैयारी करो IUS और वो क्लबिंग। IUS और क्लबिंग दोनों छोटा है सर। ये लिख लिए, चलो। सर ATG कुछ 100% है, कुछ 50% है, कुछ क्वालिफाइंग लिमिट में है, कुछ विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में। पहले विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट देखो, मतलब जितना भी पैसा डालो आपको मिल जाएगा डिडक्शन, जितना भी। तो अब आप कहाँ कहाँ दे सकते हो सर, कहाँ कहाँ डोनेट कर सकते हो आप लोग। देखो, नेशनल डिफेंस फंड, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, ये सुने हो, ये कोविड के टाइम बहुत चला था सर। फिर प्राइम मिनिस्टर आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, अफ्रीका पब्लिक कंट्रीब्यूशन इंडिया फंड, ऐसे बहुत है। नेशनल चिल्ड्रन फंड, ये बहुत सारे। इसमें ये याद करना है, अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट है। ये देखो सब है इसमें, स्वच्छ भारत, क्लीन गंगा, आप लोग चरस गांजे का नशा करते हो, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज, नार्कोटिक्स, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, बस, ठीक है। ये सब फंड है, प्रैक्टिकली ये सब फंड इतने याद नहीं होते, बट मैं आपको ये बोलता हूँ कि 3-4 बार लिस्ट पढ़ो, जितना याद हो जाए। ये सारे याद होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट कोशिश करो जितना याद हो जाए। मतलब अगर मैं PM केयर फंड में 500 करोड़ भी डालूंगा, सुना, खिड़की बंद कर देना भाई, बंद कर देना। अगर मैं PM केयर फंड में 500 करोड़ भी डोनेट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा पूरा 500 करोड़ की डिडक्शन मिल जाएगी सर। जितना पैसा डोनेट करोगे पूरा मिल जाएगा 100%। अगला है 50%। 50% में सिर्फ एक ही आता है, प्रधानमंत्री सूखा फंड, ड्रॉट रिलीफ फंड। प्रधानमंत्री सूखा हो गया ना, उसका सूखा हो गया ना, प्रधानमंत्री ड्रॉट मतलब सूखा, तो नरेंद्र मोदी सूखा रिलीफ फंड है। तो इसमें अगर मैं पैसा डालता हूँ, तो अगर मान लो मैं 100 रुपये डालूंगा तो मेरे को 85 रुपये डिडक्शन मिले, 50%। सर पिछले साल से अमेंडमेंट हुई है, यहाँ पर 3 लोग और थे सर, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। BJP आई, सबको भगा दी सबका फंड ही खत्म कर दी, खत्म। अब मैं अगर इंदिरा गांधी फंड में डालता हूँ पैसा तो गया, मैं टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगी सर, डिडक्शन ही नहीं मिलेगी, तो मैं डालूंगा ही क्यों पैसा, पागल के नहीं डालता। पूरे कांग्रेस को हटा दिया, जितने कांग्रेस थे सबको हटा दिया, तो ये आपके लिए लिस्ट छोटी हो गई है। 50% में एक ही बचा सर, ये याद कर सकते हैं, एक याद होता है सर, ठीक है। चल, गुड डोनेशन है जो क्वालिफाइंग लिमिट पे मिलते हैं। क्वालिफाइंग लिमिट क्या होगी मैं समझाऊंगा अभी आपको, बट आप पहले ये समझो, क्वालिफाइंग लिमिट में भी 100% और 50% वाले हैं, ठीक है। 100% में दो है, प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। क्या लगता है गवर्नमेंट इसके लिए खर्चा कर रही है कि नहीं? हाँ,
पूरा दिन रात तो चिल्ला रहे हम दो हमारे दो, अब तो रुक जाओ। कितना और कैसे घर आके थोड़ी बोलेगी तेरे। तू क्या चाहती थे, कोई इंस्टा में डीएम करे हैं? देखो अगर इन सब का बोर्ड देखना है ना तो तू एक काम कर, वो अंबुजा मॉल के आगे थोड़ा सा जाना। अंबुजा मॉल के आगे थोड़ा सड्डू वाला एरिया है, उस तरफ में जा तू, जाना वहां पर तेरे को इसके बोर्ड दिखेंगे, हम दो हमारे दो। तो इसके आगे नहीं लिखा है, हम दो हमारे दो ही लिखा है। देखो मिल जाएगा ये सब फंड। ठीक है, प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, तो ये गाँव गाँव में ही जरूरत है। तो क्या बोलते हैं, वहां पर ये सब चीजें गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। अब अगर आप इस फंड में पैसा डालते हो तो क्वालिफाइंग लिमिट के बेसिस में आपको डिडक्शन मिलती है। ये अपन क्वालिफाइंग लिमिट पढ़ेंगे, मैं पढ़ाया नहीं हूँ, पढ़ाऊंगा। ठीक है, आ रही बात समझ। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, क्योंकि इंडिया में हम चाहते हैं ओलंपिक हो, भी ओलंपिक इंडिया में नहीं होता है। कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, ओलंपिक नहीं होता है। ठीक है, हम चाहते हैं इंडिया में प्रमोट किया जाए स्पोर्ट्स को और ओलंपिक को। तो अभी तो फिलहाल नहीं है, बट फ्यूचर में हम चाहते हैं। बट याद रखना सर, डिडक्शन इज ओनली अवेलेबल टू द कंपनी एसएससी। फिर 50% की कैटेगरी है, इससे आया है एग्जाम में, इससे अभी इस बार इससे ही आया है सर। आपको मैं एक नॉलेज के लिए बता देता हूँ, डिडक्शन से क्वेश्चन नहीं आता है अलग से, बड़े से कोई क्वेश्चन का ये पार्ट होता है। डिडक्शन अलग से कभी क्वेश्चन नहीं आता है, डिडक्शन का अलग से नहीं आता। अलग से क्या पूछेगा वो, पहले इनकम निकलाएगा तब तो डिडक्शन आएगी ना सर, इनकम ही नहीं होगी तो डिडक्शन कैसे होगी। इसलिए वो आपसे बड़े से क्वेश्चन का पार्ट होता है, डिडक्शन अलग से नहीं पूछते। ठीक है, तो ये 50% है सर। अब 50% कहाँ का, सबसे पहले अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, तो फिर ऊपर और नीचे सेम नहीं रहेगा, इसीलिए बोलते हैं आगे भी पढ़ो। आप कोई भी चैरिटेबल पर्पस कर रहे हो अदर देन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, तो कोई भी चैरिटेबल पर्पस मतलब क्या हो सकता है, सितंबर वाले बताएंगे, जीएसटी पढ़ लिए मेरे से। क्या हो सकता है अदर देन अदर चैरिटेबल पर्पस? कब पढ़े हैं, पढ़ाया हूं मैं। एग्जामेशन की पहली एग्जामेशन ही यही है भाई। हाँ तो, हाँ, और हाँ योगा चैरिटेबल है साले। तो चैरिटेबल पर्पस जिसमें अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे रूरल एरियाज में एजुकेशन, ठीक है, अबेंडेंट ऑर्फेन चिल्ड्रंस को पढ़ाना, एनजीओज वगैरह, वाइल्ड ये प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेचुरल फॉरेस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें चैरिटेबल में आती थी, जिसमें अपन ने योगा भी डाला था सर। योगा, स्पिरिचुअलिटी, यस, ये सब चीज़ें चैरिटेबल में आती थी। ठीक है, प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग यहाँ से इसलिए बाहर की क्योंकि वो ऊपर है ना सर ऑलरेडी। अबे तो दो जगह थोड़ी लोगे एक चीज़ को, ऊपर है इसलिए हटा दिए यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद बोले सर, रिनोवेशन या रिपेयर ऑफ एनी टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, चर्च और एनी अदर प्लेस नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी होती है ना, सबको वापस रीस्टोर करने के लिए अगर आप पैसे दे रहे हो रिपेयर वगैरह के लिए, इसमें डोनेट कर रहे हो, तो वो मिल जाएगा आपको। अगला देखो सर, किसी को घर बना बना के देने के लिए आपने कोई फंड क्रिएट किया और उस फंड से घर बना बना के दे रहे हो, तो ये भी कवर हो जाता है। इसके बाद प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है उसके बेनिफिट के लिए अगर आप पैसा डोनेट कर रहे हो तो वो भी कवर हो जाएगा यहाँ पर। समझ आया? पर हम पढ़े चार कैटेगरी, एक था 100% विदाउट क्वालिफाइंग, एक 50% विदाउट क्वालिफाइंग, एक 100% क्वालिफाइंग, एक 50% क्वालिफाइंग। अब बात ये क्वालिफाइंग लिमिट क्या है, क्योंकि वो 100 और 50 तो क्लियर है। मैं अगर पहला जो विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट था जिसमें अगर मैं 100 रुपये डाला तो पूरा 100 मिल जाएगा 100% में, 50% हुआ तो 100 डाला तो 50 मिलेगा। बट सर बात ये ना, ये क्वालिफाइंग लिमिट वाले में 100 डालने से 100 नहीं मिलता, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट होता है। तो यहाँ पर पहले क्वालिफाइंग लिमिट पता होना चाहिए। क्वालिफाइंग लिमिट कैसे निकालते हैं सर, 10% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? सर जो हम ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं ना, उस ग्रॉस टोटल इनकम में
इस सेक्शन को छोड़ के बाकी पूरी डिडक्शन आप माइनस कर दो, एटीसी डी जो है सब माइनस कर लो, बस इस सेक्शन की डिडक्शन मत माइनस करना। मैं बोला इसको क्यों नहीं माइनस करूं? सरकार बोली गधे इसी को तो निकाल रहा है, जब तू इसी को निकाल रहा है और इसी को माइनस कर देगा तो बचेगा क्या फिर? इसको माइनस मत कर, बाकी पूरी डिडक्शन तू माइनस कर ले, और सबको माइनस करने के बाद जो तेरी इनकम आएगी वो तेरी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आएगी, उसका 10% तेरा क्वालिफाइंग लिमिट होगा। तो मान लो अगर मैंने सब कुछ माइनस कर लिया और सब कुछ माइनस करके मेरा 3 लाख रुपीज आ रहा है सर, ठीक है, तो 3 लाख का 10% क्या होगा? 30,000। ये मेरी एडजस्टेड सॉरी ये मेरी क्वालिफाइंग लिमिट आ गई सर। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख और उसका 10% मेरी क्वालिफाइंग लिमिट, तो 30,000 मेरी क्या आ गई? क्वालिफाइंग लिमिट। ये बात समझ आई सबको? बैठा दिमाग में? कुछ ऐसी इनकम है जिससे अपन डिडक्शन नहीं ले सकते, ये मैं ना भी पढ़ाऊं तो भी आपको पता है सर, शुरुआत में ही ये मैंने पढ़ाया है सर। कैपिटल गेन से हम डिडक्शन नहीं लेते हैं, याद है ना भाई, कैपिटल गेन से डिडक्शन नहीं लेते हैं सर। और वो याद है स्पेशल नेचर की इनकम, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, ये सबसे डिडक्शन नहीं लेते हैं सर। क्लियर हुआ सबको? तो सर अब आप ध्यान दो, एक मिनट ध्यान दो। हमने बोला सर 100% या 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, है ना? तो सर ये देखो, हमको 100% डिडक्शन मिल जाएगी बट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। तो मान लो मेरी क्वालिफाइंग लिमिट 30,000 है और मैंने डोनेट 50,000 किया, तो मिलेगा कितना? 30 की 50, 30। अब एक क्वालिफाइंग लिमिट से ज़्यादा नहीं मिल सकता। अगर यही विदाउट क्वालिफाइंग वाला होता ना तो पूरा 50 दे देते आप मुझे, क्या नहीं दे पाओगे आप मेरे को? तो मेरा एक मन में क्वेश्चन आया सर, अगर मान लो 50% वाले में डाला होता मैं पैसा, तो सरकार बोलती है अगर तुम 50% वाले में डालते तो तुम्हारी क्वालिफाइंग लिमिट कितनी है? मैं बोला 30,000। सरकार बोली 30,000 का 50% और तुमने जो डाला उसका 50%, दोनों में विचेवर इज लो। ये जबरदस्त है इसका, ये बेहतरीन चीज है, ये नहीं क्लिक करती एग्जाम में। बाकी सब बना लोगे, ये नीचे 50 वाला नहीं क्लिक करेगा आपको, और पूरी बैंड 50 वाला बजाता है। बाकी तो ईजी है सर। आया क्या बोला समझ? दूसरा वाला समझ आया कैसे बोला मैं? आओ क्वेश्चन देखते हैं, समझ आएगा, ये क्वेश्चन करेंगे मजा आएगा। देखो, कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इफ ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ, ऑब्वियस सी बात है सर, अगर 115 बीएससी लेता तो हम पढ़ क्यों रहे? टाइम पास करता है सर। देखो सैलरी दिया हुआ है आपको, कैपिटल गेन दिया हुआ है सर 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 सर, ये दोनों को ऐड करो और लिखो ग्रॉस टोटल इनकम। लिखो लिखो लिखो, बनाओ, बनाना सीखो। देखो ये दोनों को ऐड करके ग्रॉस टोटल इनकम लिखो। सर ये बड़ा बनेगा क्योंकि इतने सारे हैं सर, ये दोनों को ऐड करोगे तो ग्रॉस टोटल इनकम आएगी। पहला है सैलरी, कितना है बताओगे क्या? कैपिटल गेन कितना है? ये मेरी ग्रॉस टोटल इनकम पर एक लोचा है। लोचा ये है, मैं डिडक्शन तो लेने चले जाऊं बट सर ये कैपिटल गेन से डिडक्शन नहीं मिलता है, तो यहां तक मैं एग्जाम में लिखूंगा, इसके बाद इसको छोड़ दूंगा क्योंकि सर वर्किंग नोट में जाना होगा मेरे को, मैं यही हॉच पॉच नहीं कर सकता सर। अब मैं वर्किंग नोट में चल जाऊंगा और वर्किंग नोट में जाके मेहनत करना स्टार्ट करूंगा सर कि सर मेरे को तो डिडक्शन 5,50,000 से ही मिलेगा क्योंकि कैपिटल गेन से मिलता नहीं है सर, और आपकी इनकम से ज़्यादा आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। सारी बात समझ? और देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, बोलो सेक्शन 80C, ठीक है? चलो लिखो 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 80C, क्योंकि बाकी सब तो हम माइनस करोगे ना सर। 80C 5,000। अगला है कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्वच्छ भारत कोष, बोलो सेक्शन 80G, क्लीन गंगा 80G। कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज 80G। कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड 80G। ये सब 100% में चल रहा है विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक? कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, सर ये 50%, तो ये भले ही 10,000 कॉन्ट्रीब्यूट किया बट मिलेगा कितना? 5, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। डोनेशन टू ट्रस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी 50%, डूब मरो। कहाँ लिखा है पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी? दिखाओ।
वो तो माइनॉरिटी लिखा हुआ है और टेम्पल वगैरह का तो रिनोवेशन और रिपेयर लिखा है, पढ़ लो। मैंने कहीं लिखा ही नहीं है पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, दिखाओ मुझे कहीं लिस्ट में। हाँ, हाँ लिखा है पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी का। मतलब अब आप लोग भेदभाव कराओगे हिंदी मुस्लिम सिख ईसाई में? सर ये ऐसा कुछ पढ़े ही नहीं है सर, यही तो चमत्कार है सर, ऐसा कुछ पढ़े ही नहीं है, याद रखना पड़ता है। अगला, पेमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग। अभी ये पढ़े हैं सालो, इतना भी मत सोचो, ये पढ़े हैं ठीक है, पर यहाँ पर क्वालिफाइंग लिमिट पिक्चर में आती है सर, तो इसके लिए मेरे को मेहनत करना पड़ेगा क्वालिफाइंग लिमिट के लिए, वो बाद में देखते हैं। फूड पैकेट गिवन टू अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू पुअर। अबे काइंड है, पैकेट दिए खाने का, नालायक जागो, हाँ आने का पैकेट दे रहे हो, नहीं मिलेगा। अगला, पेमेंट टू अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ये प्रज्ञा जाग गई, बधाई हो। ठीक है, 50% सर क्वालिफाइंग लिमिट के साथ, ठीक है, आई बात समझ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर, हमें कैसे करना होगा, हमें तो सर सिर्फ एटीसी माइनस कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकली नीचे आप सिर्फ 5000 माइनस कर सकते हो। क्यों सर? क्योंकि क्वालिफाइंग लिमिट निकालना है ना सर, एटीसी ही माइनस कर पाऊंगा, बाकी सब तो माइनस नहीं कर पाऊंगा, तो ये 5,45,000 आ जाएगा सर, ये मेरी आ जाएगी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। क्लियर हुआ ये सबको? अबे समझ आया ना? फिर हमने बोला था सर इसी का तो 10% क्वालिफाइंग लिमिट है, तो कितना आ जाएगा सर? 54,500। यहां तक रुक जाओ। अब इसके बाद देखो, इधर जान दो, 2 मिनट इधर जान दो, फिर लिखना ना। पहले 80G में 100% था विदाउट क्वालिफाइंग वाला, वो तो ऐसे ही क्लेम कर सकता हूँ मैं, उसके लिए तो कोई रिक्वायरमेंट दिक्कत थी नहीं। एक बार प्लीज ये चारों को ऐड करो ना, ये चार, 35,000 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं देखो ऐसे लिखता हूँ सर, ये 80G वाला विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट वाला कितना बोला था? 35,000, ठीक, ये क्लियर हुआ। फिर उसके बाद सर एक और था जिसमें क्वालिफाइंग लिमिट नहीं थी, 50% मिल रहा था सर, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड 5,000, ये भी मिल जाएगा सर, ये भी 5,000 मिल जाएगा। ये क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद हम और आगे बढ़े थे सर, और पर्टिकुलर छोड़ दिए थे फैमिली प्लानिंग वाला, ये बोले थे सर 100% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, तो सर क्वालिफाइंग लिमिट तो मैं निकाल चुका हूँ सर 54,500। अब मैंने कितना डोनेट किया? 30। कितना मैक्सिमम मिल सकता है? 54,500, तो मैं तो कम ही किया हूं ना, तो दे दो ना मुझे 30,000, क्या दिक्कत है, 30 दे दो। अब मेरे पास क्वालिफाइंग लिमिट कितनी बच गई? 24,500, 26 बोला ना, सॉरी यार मैं 26, ठीक। तो 30,000 अपन ने दे दिया सर, ठीक है, बट हमारे पास एक और बची हुई है ना सर, आगे पे, ये रहा लास्ट वाला। अब यहां पर सर कहानी है सर, यही तो मेन कहानी है सर, 24,500 और 25,000, क्या देना है आपको मुझे? बताओ क्या करा जाए? इसका 50%, अमाउंट बताओ ना, लाइक को ऐसे मत खेलो मेरे साथ, सालो प्रोविजन में खेलते हो मेरे साथ, मेरे को ही प्रोविजन बताना चालू करो सर, ये दोनों का 50 लेते हैं, बाकी आप देख लो। पक्का? समझ आया कैसे हुआ? सर दोनों का 50% किए, दोनों में विच एवर इज लोअर ले लिए, है सबको समझ? तो ये यहाँ पर 12 तो 50, क्लियर सबको कैसे हुआ? समझ आया सबको? बैठा है दिमाग में? आप चाहो तो आप नीचे देख सकते हो आगे पे, ये रहे, मेरे को आपको मेन यहाँ तक पहुँचाना था, बाकी तो सब हो जाता है, मेन मेरे को आपको यहाँ तक पहुँचाना था। तो टोटल 80G की डिडक्शन 82250, क्लियर हुआ सबको? पक्का? क्रिस्टल क्लियर?
इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बताओ, चलो फटाफट देखते हैं किसको कितना है याद। बोलो, ATC, ठीक है, ATCCC, CCD, ATD, DD, बोलना होता है, इसको क्या देख रहे हैं, सुंदर दिखता है भाई अपना। 80DD, ठीक, DDB, 80, हाँ बस एक ही याद है सालो, 80EE, EA, हाँ 1.5 लाख, कौन तेरे ससुर साले, 1.5 लाख क्या होता है बे, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 1.5 लाख, ठीक है। फिर E हो गया, F होता नहीं है जिंदगी में, फिर G आ जाता है जिंदगी में, ऐसे भी याद रख सकते हो। अभी आप पढ़ रहे हो तो F जिंदगी में नहीं होता है, G होता है सर जिंदगी में, ठीक है। तो G क्या होगा, गणेश, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे ATGG, GGA, GGB, GGC, ठीक है, ठीक है, ठीक। H हमारी जिंदगी में नहीं होता है, I से लेके IA, IB, IC, ID, IE CMA वालों में होता है, बट सिलेबस में बट आता नहीं है, ठीक है। उसके बाद I के बाद क्या आता है, अबे इतना नीचे तो आराम इंस्टीट्यूट भी नहीं पढ़ाता है भाई ये, इसका एडमिशन करवा रहे, एक आध प्ले स्कूल ढूंढ भाई ये, ठीक है। आई के बाद बोलो J, फिर डबल ए पढ़ेंगे। J के बाद K हमारे सिलेबस में नहीं है, K L हमारे सिलेबस में नहीं है, M हमारे सिलेबस में नहीं है, N हमारे सिलेबस में नहीं है, O हमारे सिलेबस में नहीं है, P हमारे सिलेबस में नहीं है, Q हमारे सिलेबस में है, 80 है, ठीक है। ये सब सेक्शंस है बट आपके सिलेबस में नहीं है, फाइनल में सब है, ठीक है। तो फिर हम पढ़ेंगे 80 QQB, फिर Q के बाद क्या आता है R, फिर पढ़ेंगे RRB, ठीक है। QR, R के बाद S नहीं है, नहीं है लास्ट है वो हमारा, ठीक है। बस इतना ही बचा है, हाँ TTA भी आएगा, TTA भी आएगा, TTA और TTB भी आएगा, ठीक है। चलो, हाँ तो भाई उसका ABCD कमजोर था, याद नहीं कराएगा तू, चलो बाय।